Alright, Assalamu alaikum students and welcome to the first online class of our course Research Planning and Scientific Writing Bio 3606 for the semester Spring 2024 और लास्ट ऑन कैंपस क्लास में हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था आफ्टर द मिड्स एग्जाम दैट वाज लिटरेचर सर्चेज एंड रेफरेंस मैनेजमेंट. So though both important but separate topic, but interlinked also, कि जो हम अपना तमाम लिटरेचर सर्च करते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो जस्ट एक वेग प्रोसेस नहीं है, एक ब्लाइंड फोल्ड नहीं है. आपने इसको थ्रू प्रॉपर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना होता है और उसके बाद तमाम उस सर्चिंग को एक वेल डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपने पास नोट डाउन भी करना होता है. तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हमें हेल्प कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे. अच्छा, कुछ चीज़ों को मैं रिकॉल कर लेता हूँ. सबसे पहले हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हवाले से, कि इंफॉर्मेशन हमारे पास किस किस फॉर्म में मौजूद है. ना सिर्फ रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल्स, इसके अलावा हमारे पास पेटेंट्स हैं, हमारे पास शॉर्ट कम्युनिकेशंस हैं, लेटर्स हैं, इसके अलावा बुक्स हैं हमारे पास, और डिफरेंट एडिशंस होते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और जर्नल्स होते हैं. तो ये तमाम इंफॉर्मेशंस के ज़रिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ज़रिए हम किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, उसकी बेस बना सकते हैं और वहाँ से हमें एक रिसर्च प्रॉब्लम मिलता है. लिटरेचर सर्चेज में हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम यूज़ करके लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं. हमारे पास डेटाबेसेस हैं. डेटाबेसेस में हमने मोस्ट कॉमन पढ़ा था, जिसको हमने गो थ्रू किया था, एनसीबीआई पबमेड है. और इसके अलावा भी अदर लिटरेचर्स के लिए हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर्स. Twenty-eight students up till now have joined us. Okay. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास दो बेसिक टाइप्स थी, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और प्राइमरी में हमारे पास मेजरली रिसर्च आर्टिकल्स और वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स, डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे पास डेटाबेसेस में मौजूद होते हैं, उनको हम प्राइमरी सोर्स कहेंगे. और सेकेंडरी सोर्स में इन तमाम जो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनकी बेसिस पे किसी भी किस्म की ब्रॉड लेवल पे जो एनालिसिस होगी या किसी भी किस्म की करेक्टराइजेशन होगी, वो जब डॉक्यूमेंट होगी तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे. इसमें मोस्टली हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स आ सकते हैं, चैप्टर्स आ सकते हैं, बुक्स आ सकती हैं, एट्सेट्रा. दोनों के अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑनलाइन सर्च प्लेटफॉर्म्स होते हैं. सर्चिंग क्वेरी में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, बूलियन ऑपरेटर्स, जो जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास एंड और नॉट होते हैं. ठीक है, इन तीनों की एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और किसी भी चीज़ को अगर हमने सर्च करना है, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं अगर एन सी बी आई पबमेड पे, ठीक है, तो फ़िलहाल इस पे एंड और नॉट ही तीनों बूलियन ऑपरेटर्स अवेलेबल है. तो यकीनन किसी एप्लीकेशन पे, किसी आर्टिकल में जिस पे हम चाह रहे हैं कि दो डिफरेंट एंटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और दोनों के इंफॉर्मेशन हमारे पास रिट्रीव हो, तो उसमें हम
बुलियन ऑपरेटर और मेंशन करते हैं, और जिसमें हम चाह रहे हैं कि ऐसा लिटरेचर जिसमें दो सर्चिंग क्वेरीज लाजमी मौजूद हों, दोनों के दोनों, उसमें हम एंड यूज़ करेंगे। और इन केस अगर हम चाह रहे हैं कि दो सर्चिंग क्वेरीज में ओवरलैपिंग वाली तो मौजूद हो लेकिन कोई एक मौजूद ना हो, तो उसमें हम नॉट वाला बुलियन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास और कौन से हैं, एडजेसेंट है, नियर है, विद है। ये भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, लाइक ओविड हो गया, कॉकरेन है, प्रोक्वेस्ट है, इनमें ये यूज़ होते हैं। सर्चिंग टेक्निक्स में थेसॉरस मैपिंग, हर अपना जो डेटाबेस होता है उसकी अपनी एक रिस्पेक्टिव वोकेबलरी होती है, ठीक है, और वो वोकेबलरी में ट्रांसलेशन भी साथ साथ हो रही होती है। इसकी मिसाल से हमने जो की थी वो एग्जांपल में हमने, याद होगा लास्ट क्लास में किडनी स्टोन्स का पढ़ा था, और इसके साथ साथ कैलकुलस, इन दो चीज़ों को देखा था। सो कैलकुलाई या कैलकुलस को सर्च करेंगे तो रिजल्ट्स तो वैसे आ जाएंगे, बट किडनी स्टोन्स खुद से ही जो प्लेटफॉर्म होगा वो उसको ट्रांसलेट कर देगा इन कैलकुलाई के, और वहाँ पे वो हमें रिसर्च सर्च रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे। ओके, सो ये था तमाम लास्ट क्लास का हमारे पास एक ओवरव्यू मैंने दिया है, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करूँगा विद टुडेज टॉपिक। जो स्टूडेंट्स हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर उनका नेट इशू रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फिर रिकॉर्डिंग जो है उसको आफ्टर द क्लास सुनकर उसके समरी को सेंड करके वो फिर उनकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। 31 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अप टिल नाउ, और अटेंडेंस मेरे पास 25 की शो हो रही है। तमाम स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो गूगल मीट वाले लिंक पे थम्स अप रिस्पॉन्ड करके अपनी अटेंडेंस मार्क करें, ठीक है। गूगल मीट पे नहीं, आपने गूगल मीट पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना, ना ही रेज हैंड करना है। अपने व्हाट्सएप वाले जो गूगल मीट का लिंक है वहाँ पे थम्स अप रिस्पॉन्ड करना है।
सर्चिंग क्वेरी में हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ द फ्री टेक्स्ट सर्च. Free text searches in bibliographic databases retrieve articles with the words in the title, abstract, or keyword fields. कुछ कहना है? ठीक है, आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि टाइटल के अलावा एब्स्ट्रैक्ट और हमारे पास कुछ कीवर्ड भी मेंशन होते हैं. इन तीनों में डेटाबेस में कोई सर्चिंग होती है तो इन तीनों फील्ड से आपके सर्च को रिट्रीव किया जाता है. This is also sometimes called a text word search, although text words will map to the corresponding terms in the thesaurus of a bibliographic database when possible. Only indexed publications will be retrieved this way. ठीक है, जब आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, सबमिट किया जाता है किसी जर्नल में, तो वहाँ पे आप उस जर्नल के ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल पे रेफरेंसेस मेंशन करते हैं कि ये एक टाइटल है, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये उसके कीवर्ड्स हैं. तो इस तरह से इस चीज़ को कहते हैं इंडेक्सिंग. मतलब आप लेबलिंग कर रहे हैं पब्लिकेशन की डिफरेंट आइटम्स को. तो इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ फ्री टेक्स्ट सर्च से वही आर्टिकल्स रिट्रीव होंगे. When a comprehensive literature search is required, consider adding text words to the search strategy. This will help retrieve the latest publications, including those that have not yet been fully indexed. Even when the index terms in the thesauri are dynamic, reflecting the developments in the fields they cover. It takes some time before new index terms are established for scientific breakthroughs. Box 5.6. सही, सर्चिंग टिप्स को हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे. नैरोइंग सर्चिंग ठीक है, ये भी हो गया था. फ्री टेक्स्ट सर्च टिप्स में क्या क्या है? यूज सिनोनिम्स सच एज दोज अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लास्ट टाइम बताया था कि डिजीज़ होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं. डिफरेंट मेटामॉर्फोलॉजी में भी उनके डिफरेंट नाम कंसीडर होते हैं. ये केस मैक्सिमम पाया जाता है किंगडम फंजाई में और प्लांटी में. तो इस सिचुएशन में तमाम सिनोनिम्स, तमाम जो उसके बेसोनिम्स होते हैं एक्चुअली, उनको सर्च करके ही आप एक कंप्लीट लिटरेचर सर्च कर पाते हैं. ट्रंकेशन विद वाइल्ड कार्ड, इसको भी हमने देखा था. सफिक्सेस होते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने इंजर करके डॉलर साइन लिख दिया है. और यहाँ पे क्या होगा कि वो तमाम सर्चेस जिसमें वर्ड इंजरी, इंजरीज या इंजर्ड आएगा, वो तमाम के तमाम आपके सर्च रिजल्ट्स में शामिल हो जाएंगे.
फिर सर्चिंग कीवर्ड्स के बाद जो हमारे पास सर्चिंग क्वेरी की अनदर टाइप है, दैट इज़ द पब्लिकेशन टाइप। और ये चीज़ हमने एन सी पी पबमेट पे भी देखते हैं और गूगल स्कॉलर पे भी देखते हैं कि हमारे सर्च वर्ड्स किस लिटरेचर में आए, उसको हम वहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स हैं, बुक्स हो जाती हैं, पेटेंट्स हो जाते हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशंस और लेटर्स हैं। तो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा, उसके मुताबिक हम पब्लिकेशन टाइप को सिलेक्ट करके उसके मुताबिक हमारे पास उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। मेथडोलॉजी फिल्टर्स क्या है? ईच ईयर मिलियंस ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस आर released, but their quality versus the varies. High quality research must have a solid basis and must be carried out to a high standard. One way of sitting sifting out the studies of a presumed higher quality is for formulating a search strategy that also focuses on the methods described. This is particularly important in clinical research and प्रैक्टिस नोन एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अच्छा, मेथोडोलॉजी में क्या है कि मिसाल के तौर पर हम टाइटल्स और कीवर्ड्स को तो सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे रिसर्च आर्टिकल स्टडीज़ चाहिए जहाँ पे एक प्रॉपर कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स ही कंडक्टेड हुए हों। मिसाल के तौर पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, पीसीआर हो गया, और इसके बाद प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स को भी हम मेथोडोलॉजी फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए सर्च आउट कर सकते हैं। Methodology filters are based on the previous systematic literature searches for a specific time span, in which the goal is to find search strategies that yield optimal results for each of the research designs. Methodology filters are formulated to obtain a search result that closely approaches the gold standard of a completely successful research. The filters may consist of comprehensive search strategies covering the words and concepts that together delineate their research design. इसमें अगर हम देखें कि इसको कैसे किया जा सकता है, वन फिल्टर फॉर ईच स्टडी डिज़ाइन डेवलप्ड एंड टेस्टेड टू रिट्रीव हाई क्वालिटी पेपर्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ हिट्स इन अ सर्च रिजल्ट। आपके पास आपने कोई टर्मिनोलॉजी सर्च की, उस पर आपके पास लेट से 100,000 रिजल्ट्स आ गए। अब उसमें मज़ीद फ़िल्टर आप मेथडोलॉजी बेस लगा के भी अपने सर्च रिजल्ट्स को मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं, उनके नंबर को। इसमें हमारे पास पबमेड के फ़िल्टर्स बता रहे हैं, क्लिनिकल क्वेरीज़ उसमें ऑप्शन होता है। A literature search that focuses on sensitivity will elicit a greater number of references than a corresponding search focused on specificity. In this context, sensitive is defined as a broad search that captures as many relevant references as possible, and specific is defined as a narrow search that weeds out as many irrelevant references as possible. सो सेंसिटिविटी में मैक्सिमम कितने पॉजिटिव सर्च रिजल्ट्स आपकी क्वेरी में आ सकते हैं, और दूसरी क्या चीज़ है स्पेसिफिसिटी, इसमें क्या है कि कितने ट्रू नेगेटिव्स को वो ओमिट आउट करता है। ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल दी थी हमारे पास पबमेड की कि उसके लेफ़्ट साइड पे, इफ़ यू कैन रिकॉल, कि आपके पास डिफरेंट पैनल्स होते हैं, वहाँ से हम
डिफरेंट चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Okay, next important topic is about the critical assessment. Upon completion of the literature search, the researcher must evaluate the quality of the retrieved publications। ठीक है। अब ये कि आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल हुआ है, आपने उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया है, डेफिनेटली हर एक कंटेंट के साथ आपने उसका रेफरेंस मेंशन किया होगा। अब चेक करना है कि कौन सा डाटा किस कैलिबर का है, उसकी अथॉरिटी कितनी है। सो ये भी एक हमारे पास नेक्स्ट लेवल के असेसमेंट आ जाता है, जिसमें जो गैदर्ड डाटा है उसकी हम क्रिटिकली एसेस करेंगे। The list of references should be examined to decide which papers, books, and other media should be read in detail। अब इन तमाम लिटरेचर में आपके पास किसी ख़ास मेजरमेंट के ऊपर हम देखेंगे कि कौन से रेफरेंस्ड मटेरियल को हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट या ड्राफ्ट में ऐड करें और किसको ऐड ना करें। At this point, one may often contact the local academic library to order any publications that cannot be found in the research institutions. There is no simple way to determine whether a publication fulfills quality requirements, but there are a few key things to keep in mind when deciding whether a more thorough evaluation is required। ठीक है। अब क्वालिटी क्रिटिकल असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। Okay, most references and bibliographic databases include abstracts. It may be tempting to use information from abstracts only, as this requires less time. However, as shown convincingly by someone, and इन्होंने क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। ऑलराइट, एब्स्ट्रैक्ट्स में लिखते हैं कि रिसर्चर्स शुड ओनली साइट पब्लिकेशंस दे read hand in full। Regrettably, this practice is not adopted by all, as evidenced by many incorrect references that are widely used by authors who simply copy the publication cited by other authors without making a critical check of the original publication। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि आपने जैसे एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन में एक चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में एक चीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें एक सेंटेंस के आगे लेट्स से बैसिलस सबटिलिस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और उसके आगे एक रेफरेंस मेंशन है। अब क्या वो जो उस सेंटेंस के आगे वाला रेफरेंस को हमें लिखना चाहिए या फिर जिस आर्टिकल को हम रीड आउट करें उसको हमें लिखना चाहिए। सो डिपेंड करता है कि आप जो कंटेंट है वो अपने रिसर्च आर्टिकल के किस सेक्शन से पिकअप करें। अब इसमें आपने करना ये है कि मोस्टली जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन होता है या डिस्कशन का कोई पार्ट, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है विद अ रेफरेंस, तो उसमें आपको भी ओरिजिनल जो रेफरेंस साइटेड है उस सेंटेंस के आगे उसी को ही साइट करना होगा, ना कि
जिस आर्टिकल में आप ये सेंटेंस या स्टेटमेंट को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसी रिसर्च आर्टिकल में मौजूद किसी रिजल्ट को या फिर किसी मेथड्स को आप कर रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी का अपना डिटरमाइंड मेथड है, तो देन हम उस पर्टिकुलर पीडीएफ वाले आर्टिकल को साइट करेंगे। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी लिटरेचर से कोई स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं इन हमारी अपनी ड्राफ्टिंग में, तो उसमें किस रेफरेंस को यूज़ किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेप होता है। तो मोस्टली आपकी ओरिजिनल पब्लिकेशन जो उस टेंथ सेंटेंस के एंड पे रेफरेंस होगा उसको लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी रिजल्ट को साइट कर रहे हैं जो कि उसी आर्टिकल में परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जनरेट हुआ है, तो देन हम क्या करेंगे कि उस आर्टिकल को साइट करेंगे। Whenever such chemistry is exposed, the author's credibility is transferred and the resulting publication has to be reassessed accordingly। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेटा एंड रिट्रैक्टेड पब्लिकेशंस। Scientists are concerned with keeping the abreast of developments in their respective fields. There are several ways to stay informed using the current awareness services and email alerts, which will be described in detail। अच्छा, इसमें क्या होता है, दो किस्म की हमारे पास अ, मज़ीद सब टाइप्स आ जाती हैं लिटरेचर की। एक एर्राटा या इन सिंगुलर एर्राटम होता है, या रिट्रैक्टेड पब्लिकेशंस। समटाइम्स अगर किसी भी आर्टिकल में किसी किस्म का एरर इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसको हम फिर एराटा एक सेपरेट पब्लिकेशन रिलीज़ करते हैं और उसमें जो एरर था प्रीवियस में और जो करेक्शन है उसको हम मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर ये फ्रॉम द ऑथर रिपोर्ट नहीं होता और कोई थर्ड पार्टी पर्सन इसको ऑब्जर्व करता है और वो जर्नल को सेंड करेगा, तो वो वंस मे बी उसके पॉलिसी में हो कि वो ऑथर्स को रिपोर्ट करे कि क्या आप अपने इस मेथडोलॉजी में या अपने इस रिसर्च पब्लिकेशन में ये एरर को आइडेंटिफाई करके उसका एरेटम पब्लिश करना चाहेंगे। इन केस अगर नहीं है तो फिर वो पब्लिकेशन रिट्रैक्ट हो जाती है, वो पब्लिश चीज़ वापस से अनपब्लिश्ड कंसीडर हो जाती है। और ये चीज़ जो ऑनलाइन मौजूद इंडेक्सिंग होती है उस पर भी लिखी आ जाती है कि क्या ये एरेटम है या फिर या ये रिट्रैक्टेड पब्लिकेशन है। Studies have shown that even through a paper has been retracted and marked accordingly in bibliography databases, it may appear in the reference list of publications. Scientists who glean publications from reference lists published by others instead of from their own well-formulated researches in bibliographic databases can overlook retracted publications। ठीक है, स्टिल ये चीज़ वहाँ पे जस्ट एक इंडेक्सिंग आ जाती है कि ये रिट्रैक्टेड या इरेटम है। इसके अलावा वो तमाम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस में स्टिल आपके अपीयर हो रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। ये एक चीज़ है जो मैंने आपको लिटरेचर जब हम इसका सेमिनार का भी देख रहे थे रिसर्च आर्टिकल, और इस कोर्स का जो असाइनमेंट वन था उसमें भी कि आप लोगों को बताया था कि जो भी रिसर्च आर्टिकल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए।
So 1961 में ISI Science Citation Index provided a basis for the impact factor, which is a measure of the frequency with which an average article in a journal has been cited in a given year. ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर होता है किसी जर्नल का, लेकिन वो लेबल हो जाता है विद स्पेसिफिक आर्टिकल। जर्नल का इंडेक्स इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज़ है कि उसमें मौजूद जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो कितनी बार साइट हुए हैं। ठीक है, एक जर्नल जिसमें लेट से एक साल में 100 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, लेकिन एक भी आर्टिकल कभी साइट नहीं हुआ, कभी किसी और साइंटिफिक स्टडी में उसको यूज़ नहीं किया गया। और दूसरी तरफ एक जर्नल है जिसने एक साल में सिर्फ 10 आर्टिकल साइट किए हैं, लेकिन उसके हर आर्टिकल ऑन एवरेज बेसिस 10 से 15 बार साइट हुआ है। तो जर्नल की अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी उसकी फंडिंग के लिए तो वो 100 आर्टिकल्स ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन जर्नल की वर्थ तभी बढ़ती है जब उसका इम्पैक्ट फैक्टर इंक्रीज होता है, और वो डेफिनेटली साइटेशन से इंक्रीज होता है। तो वो 100 आर्टिकल्स विदाउट एनी साइटेशन के मतलब कुछ भी नहीं होगा उसके सामने जो 10 आर्टिकल विद सम और फ्यू साइटेशंस हैं। ऑल्दो ये 10 टू 15 नंबर मैंने जस्ट एक ऑन एवरेज बताया है। एक गुड आर्टिकल्स जो होते हैं जो आपके सोसाइटी पे, आपके साइंटिफिक कम्युनिटी पे इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, दे हैव मोर देन 100 citations और इवन मोर देन 1000 citations। सो इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना? टोटल नंबर ऑफ citations डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ citable articles in that specific journal। ठीक है, टोटल citations और टोटल publications। The impact factor was never intended to be a universal criterion for a journal quality, even though it is frequently regarded as such. For example, scientists may consult the impact factor when deciding to which journal they should submit papers। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी भी जर्नल की क्रेडिबिलिटी को कि उसमें एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, तो एक वन ऑफ द क्राइटेरिया इज़ टू लुक फॉर देयर इम्पैक्ट फैक्टर्स, और वो इदारा है ISI वेब ऑफ साइंस जो कि ये पब्लिश करता है। Employers and funders may use the impact factor as a criterion in hiring or appointing scientific staff। ठीक है, जब आपने किसी अच्छे रिसर्च आर्टिक जर्नल्स में विद अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस की हो, तो वो आपके पास शो हो जाती हैं कि ये किस तरीके से एक स्पेसिफिक रिसर्चर की अपनी जो प्रोफाइल है उसने कितने आर्टिकल्स को लो इम्पैक्ट फैक्टर, कितने मॉडरेट और कितने हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में उसको पब्लिश किया है। Impact factor is also used by institutions when evaluating journal subscriptions and by funding books when all cutting research funds. Nevertheless, it is uncertain whether the impact factor should be a decisive criterion or not. The impact factor should be used with care for the following reasons. It does not reflect the quality of an individual article, only the average measure of the use of the journal as a whole for the 2 years included in the कैलकुलेशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का है, आर्टिकल का नहीं है, तो इट डजेंट नेसेसरली मीन्स के वो इम्पैक्ट फैक्टर को रिलेट करेगा विद दैट पब्लिकेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम करता है। वो इसलिए कि जब हम एक इम्पैक्ट फैक्टर लेट से 5 अपने आर्टिकल को पब्लिश करने जा रहे हैं, तो जर्नल तब तक हमारे उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं करेगा जब तक उस आर्टिकल की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो वर्थ है, वो इम्पैक्ट फैक्टर 5 जैसी ना हो, वो उस जर्नल में मौजूद बाकी आर्टिकल्स के लेवल तक ना पहुँचे, उतनी डिटेल एक्सपेरिमेंटेशन, उतनी इन डेप्थ एनालिसिस, उतनी नोवेलिटी एटसेट्रा। Usually, a few articles generate half of the citations that can be attributed to the journal। अच्छा, क्रेडिबिलिटी अलग चीज़ है और नंबर ऑफ साइटेशन जनरेटेड अलग चीज़ है। सो
अगेन आपके आर्टिकल वंस पब्लिश और आप समझते हैं कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है फॉर द साइंटिफिक सोसाइटी, लेकिन स्टिल उसकी साइटेशंस कम होंगी क्योंकि आपने उसको अच्छे से मार्केट नहीं किया। तो आफ्टर पब्लिकेशन यू नीड टू मार्केट, आपने उसको पब्लिसाइज करना है, आपने उसकी अवेयरनेस शो करनी होती है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर, उसका इम्पैक्ट क्या ऑन द साइंटिफिक कम्युनिटी, तभी जाके लोग उसको रीड करेंगे और अपने आर्टिकल्स में साइट करेंगे। The impact factor includes self citations, graphs of self and non self citations are included for each journal। इसमें वही चीज़ आ जाती है जो हमने मिड्स वाले सिलेबस में पढ़ी थी, सेल्फ प्लेजरिज्म, कि जब हम अपने आर्टिकल को ही साइट करेंगे तो वो साइटेशंस में तो ऐड हो जाता है, लेकिन उसको फिर जर्नल्स सेल्फ इम्पैक्ट फैक्टर्स को अलग मेंशन करते हैं और अदर्स इम्पैक्ट फैक्टर को अलग मेंशन करते हैं। The impact factor cannot be compared across disciplines और specialities। ठीक है, मेडिकल जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, इंजीनियरिंग जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का इम्पैक्ट फैक्टर, तीनों डिसिप्लिन्स का अपने अपने डिफरेंट हमारे पास होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। और ये चीज़ फिर हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। Kindly wait a minute. So, preclinical journals are cited more often than the clinical journals, and clinical researchers often cite preclinical articles. सो डेफिनेटली आप किसी भी केस स्टडी को रिपोर्ट जब कर रहे होते हैं तो उस पर डिफरेंट मज़ीद ट्रीटमेंट्स को, प्रोसीजर्स को, सर्जिकल ऑपरेशंस को साइट कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली उनकी साइटेशंस खुद ब खुद बढ़ती जाती है। Dynamic disciplines that continually produce new findings that support, uh, that supplement old knowledge, such as the biochemistry and molecular biology, are favored due to the time limit used in the impact factor calculations. Work of greater longevity is disfavored। ठीक है, एक आर्टिकल इस पे क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम शॉर्ट स्टडीज़ में डिवाइड करके उनको इंडिविजुअली पब्लिश कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब जितनी ज़्यादा स्टडीज़ होंगी उतनी ज़्यादा फिर उनकी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और साइटेशंस होती जाएंगी। इसके अलावा रिव्यू आर्टिकल्स, चूँकि एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें एक ब्रॉडर लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के तमाम लेटेस्ट पब्लिकेशंस को एक साथ एनालाइज किया जाता है। तो इस सिचुएशन में रिव्यू आर्टिकल्स की जो साइटेशंस होती हैं उसकी जिस जर्नल में पब्लिश होंगी तो उसकी ओवरऑल नंबर ऑफ साइटेशंस, नंबर ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर उसका अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है।
Impact factor can be found in the General Citation Report database JCR database which is available by subscription. ठीक है। जैसे ये जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है ये हमें कोलीग्स होते हैं इंटरनेशनली, वो हमें शेयर करते हैं और देन हम आप तक इसको पहुंचाते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो तो आपको रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे अब जनरल की वेब पेज पे मिल जाता है, लेकिन कलेक्टिवली इसको देखने के लिए हमारे पास जेसीआर डेटाबेस को देखना पड़ता है और उसमें वो चीज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है। ठीक है, दैट कंक्लूड्स अवर टुडेज क्लास। एच इंडेक्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अटेंडेंस के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो तो उन्होंने मार्क कर दी होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो नहीं अटेंड कर सके वो फिर क्लास रिकॉर्डिंग को अटेंड करके उसकी समरी फिर आपने मुझे आज कोशिश करनी है जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा विद इन 1 और 2 आवर्स तक भेज दें। ठीक है, तो दैट विल बी इनफ फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस फॉर टुडेज क्लास। ठीक है।